अब मैंने पहले भी कहा था कि मैं इनिशिएटिव बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगी। देखो हेडिंग में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसकी पार्ट 1 में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो पहला जो प्रश्न है उनके साथ आंसर्स भी दिया हुआ है। देखो क्या है, आइडेंटिफाई द फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर आप पहले तो इमेज आप देख ही पाए हो, तो उस इमेज के रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि जो सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स वो किसने बनाया था, अपने स्वप्नों को किसने वास्तव में लाते हुए पिक्चर को बहुत बेहतरीन रूप से दर्शाया था, वो कौन था, फ्रेडरिक सोरियो। ठीक है, 2013 में वो आए थे। टू विच कंट्री डिड द आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो बिलोंग, किस देश से बिलोंग करते थे वो, बताओ। CBSE 2007 में आए थे, फ्रांस। ओके, नेम द प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियोज इन 1848। नेम द पेंटिंग, जो पेंटिंग उन्होंने प्रिपेयर किया था सोरियो ने 1848 में, उसका नाम क्या था, वो भी क्वेश्चंस में आए थे 2012 में। द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस। ओके, अब यहाँ पर ज़्यादा एक क्वेश्चंस आते नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर अलग तरीके के क्वेश्चंस तो आ ही जाते कभी कभार। तो अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेनान, या ठीक है, तो उनकी मतलब से व्हाट इज़ द नेशन, नेशंस का मतलब क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेनान, नेशंस आर फॉर्म्ड बाय अ कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन, मतलब एक ही कॉमन लैंग्वेज होगा, एक ही जाति होगा, उनकी एक ही धर्म होगा और एक ही टेरिटोरी होगा। तो इंडिया इनमें काफ़ी अलग है, नेशंस है, फिर भी यहाँ पर बहुत सारे रेसेस वगैरह दिखे जाते, एक ही बहुत ज़्यादा लैंग्वेज, रिलीजन्स भी बहुत सारे दिखे जाते थे। ठीक है, क्योंकि आज तो मॉडर्न कंट्री उस वक्त नेशन स्टेट की स्थापना कर रहे थे, तो उनके ऊपर उन्होंने ऐसा कहा है। व्हाट इज़ अ नेशन अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेनान, तो यहाँ पर नेशंस के बारे में उन्होंने क्या कहा था। यहाँ पर बहुत एक लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर आ जाए तो आप ये लिख पाओगे। ठीक है, जैसे अकॉर्डिंग टू फ्रेंच हिस्टोरियन अर्नेस्ट रेनान, नेशन इज़ अ डेली रेफरेंडम। ठीक है, मतलब यहाँ पर अब वोट दे पाओगे। ठीक है, अब कोई भी प्रपोजल आए तो उनको चूज़ कर पाओगे। ही क्रिटिसाइज द कॉन्सेप्ट दैट अ नेशन इज़ फॉर्म्ड बाय अ कॉमन लैंग्वेज। फिर उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया था कि कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन, टेरिटोरी में एक नेशन को इस प्रकार से सोचा नहीं जा पाएगा। ए नेशन इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर्स, सैक्रिफाइस, बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस, स्ट्रगल्स, अपने डिवोशंस के द्वारा किसी भी मतलब जो अगर बुरी कोई व्यक्ति अगर क्षमता में रह रहे हो उनको हटा दिया जाए और एक अच्छी तरीके से बेहतर ज़िंदगी पाने वाले राष्ट्र का सूचना हो पाएगी। बहुत सारे न्यू वर्ड्स देखे हो, मैंने बार बार कहा है। जो प्लेबिसाइट के मतलब क्या होता है, या रेफरेंडम भी आप कह सकते हो, ए डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आस्क टू एक्सेप्ट, मतलब आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ले पाओगे, या रिजेक्ट ऑफ अ प्रपोजल। ठीक है, आप प्रपोजल मतलब कोई भी है, तब ऐसा आपको लग रहा है, देखो कि यहाँ पर एक घर बनेगा, ठीक है, यहाँ पर रास्ता बनेगा, तो इस प्रकार की कोई रीजन में ऐसा इस प्रकार के लिए किसी से मत ले रहे हो, जनमत ले रहे हो, तो वो लोग वहाँ पर उस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर सकता है या रिजेक्ट कर सकते। यूटोपिया के बारे में तो मैंने कहा गया है कि एक प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन, ऐसा हो जो कल्पना में ही संभव हो सकता है। समाज में किसी तरीके का मतलब भेदभाव नहीं हो, प्यार हो, एक इकोनॉमिक या सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक रूप में सिर्फ और सिर्फ एकता हो, और कोई बैरियर्स, सोशल बैरियर्स, कंडीशंस वगैरह ना हो। एक कल्पना में रहने वाले बहुत प्यारी सी एक सोच हो, तो उसे यूटोपिया कह सकते हैं। होते हैं ना, रात में अगर आप बहुत बुरा स्टूडेंट हो, आपको आप मारते हुए, पीटते हुए एग्ज़ाम्स में बैठाते, पर आप लोग क्या करते हो, अगर नींद में आते हो तो नींद में ऐसा लगता है कि मैंने तो बहुत कल्पना में आ जाते हैं ना, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स किए हो, मम्मी पापा प्यार में मिठाइयाँ खा रहे हैं, डिब्बा दे रहे हैं, तो इस प्रकार का कुछ। एब्सोल्यूटिस्ट क्या है, द पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन एंड प्रैक्टिस ऑफ अनलिमिटेड सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, मतलब अनलिमिटेड ना खत्म होने वाली ऐसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है। ज़्यादातर ये मोनर्स के पास से रहते थे उस ज़माने में, क्योंकि उस वक्त राजा का बेटा राजा बनता था और राजा ही भगवान होता था। इसी वजह से चलते हुए क्या था, वहाँ पर अनलिमिटेड सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होता था, एब्सोल्यूट सॉवरेंटी रहते थे, उनकी ही क्षमता था। ठीक है, उनके ऊपर कोई भी बात नहीं कर पाता, दूसरे की कोई भी फ्रीडम नहीं थी। तो मोनर्स या डिक्टेटर के पास ही रहते, तो उसे मैं बहुत बार भूल कर देती हूँ, इसे एब्सोल्यूटिस्ट कहा जाता था।
अब देखो, अब आते क्वेश्चन नंबर 7 में, हु वॉज फ्रेडरिक सोरियो। देखिए ये बात बहुत सी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो पढ़ सकते हो, तो यहाँ पर बहुत सारे दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चंस इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहते हो तो मैं इनको बता देती हूँ कि ही इंट्रोड्यूस द सीरीज ऑफ 4, उन्होंने 4 प्रिंट्स किया था। उनमें जो फर्स्ट प्रिंट था द यूनिवर्सल डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, जो विजुअलाइज किया था उनकी सपनों को, एक इस प्रकार का देश का स्थापना हो जहाँ पर डेमोक्रेसी होगा, जहाँ पर सोशल इक्वालिटी रहेगा, रिपब्लिक प्रजातांत्रिक जो राष्ट्र का सोचना होगा। 1848 में उन्होंने दिया था एक यूटोपियन विजन। यूटोपियन मतलब मैंने बार बार कह दिया है, तो यूटोपियन विजन या चिंतन का उन्होंने स्थापना किया था, जहाँ पर सभी जाति के लोग एक साथ मिलकर रहे, उनकी फ्लैग्स, उनकी नेशनल कॉस्ट्यूम्स वो दर्शा रहा है। तो इस प्रकार का कुछ बातें यहाँ पर दर्शाया गया है। अब यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस क्या है मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट की, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ऐड कर सकते हो कुछ, जैसे नेशन स्टेट इज़ वन ऐसा है जिनमें मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स, वहाँ पर रहने वाली बासिंदाएँ जो होते हैं, ठीक है, नागरिक जो होते हैं, यानी नॉट ओनली इट्स रूलर्स, सिर्फ उनकी रूलर्स ही नहीं, उनकी जो नागरिक है, केम टू डेवलप ए कॉमन आइडेंटिटी, एक कॉमन आइडेंटिटी के अंदर भुक्त हो जाते हैं। उनकी लैंग्वेज में कोई बैरियर्स नहीं रहते, एक ही लैंग्वेज हो जाते हैं, ट्रेडिशंस कस्टम वगैरह वो फॉलो अप करते हैं। इफ मॉडर्न स्टेट क्या आता है, इस प्रकार का एक स्टेट जहाँ पर सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी रहते हैं, साथ ही साथ स्टेट अथॉरिटी भी बहुत ज़्यादा जगह पर दिखे जाते थे, तो वहाँ पर सॉवरेन कंट्रोल होता है उस जगह में, क्लियरली डिफाइंड टेरिटोरी। नेशन स्टेट में क्लियरली डिफाइंड टेरिटोरी नहीं होते थे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि फ्रांस के बाहर अगर फ्रेंच लोग रहते हो, जर्मन के बाहर जर्मन लोग रहते, तो उनके वही प्रोविंस में भी नेशन स्टेट की भावनाएं जाग सकती थी। पर मॉडर्न स्टेट की टेरिटोरी बहुत ही क्लियरली डिफाइंड रहती है, और उसको बटोरते हुए, उसको दिखते हुए वहाँ पर डेवलपमेंट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द सेंट्रल थीम ऑफ सोरियोस फेमस पेंटिंग। ये आ भी सकती है, अभी तक नहीं आई है पर आ भी सकती है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बदलाव वाले क्वेश्चंस वगैरह तो आ ही रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैंने एक बड़ी प्रश्न की तरह ही लिखा है। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द पेंटिंग नेम द ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक द पैक्ट बिटवीन नेशंस विजुअलाइज। क्या विजुअलाइज किया था फ्रेंच आर्टिस्ट की सपनों को, कौन से प्रकार का सपनों कि एक ऐसा देश मतलब विश्व हो जहाँ पर डेमोक्रेसी और सोशल रिपब्लिक सी का स्थापना हो। और उन्होंने यूरोप और अमेरिकन पीपल को, मतलब हर एक वहाँ पर औरत है, वहाँ पर मर्द है, मर्द है, सभी, और उन बहुत से एजेस के, छोटे हो बड़े हो, सब एजेस के लोग हैं। सोशल क्लास वगैरह में बैरियर्स जो है वो सब हट गया है, और एक लॉन्ग ट्रेन की तरह मार्च करते हुए कहाँ पर ऑफरिंग पे कर रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर यूरोप में जो किस प्रकार का भावना दिखाया जा रहा है कि लिबर्टी का, ठीक है, स्वतंत्रता का, इक्वलिटी का और फ्रेटर्निटी का जो भावना है वो दिखा रहा है। और उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी आइडियाज़, क्योंकि पहले तो अमेरिका में ही रेवोल्यूशन आए थे, तो उस रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को समर्थन देते हुए स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है, मैंने बार बार बताया, अमेरिका में, उनको रिस्पेक्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ ही साथ बहुत सी बातें हैं जो इन द सेम पिक्चर पीपल आर ग्रुप्ड डिस्टिंक्ट नेशन। आप लोग अलग अलग से नेशंस देख रहे हो, अलग अलग नेशंस के लोग जा रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता दिवस में, मतलब प्रजातंत्र जो दिवस होती है, वहाँ पर जाते हैं ना, एक एक राज्य के एक एक पोशाक में जाते हुए, जो टैबलेट्स वगैरह, ठीक उसी तरीके से वहाँ पर डिस्टिंक्ट नेशन, बहुत से नेशन जैसे इटली, जर्मनी को, फ्रांस को, उनकी फ्लैग हाथों में लेते हुए उनकी नागरिक जा रहे हैं अपने कॉस्ट्यूम्स में, नेशनल कॉस्ट्यूम्स में। दैट वॉज द राइज इंडिकेशंस ऑफ द राइज ऑफ नेशन स्टेट। तो नेशन स्टेट की इंडिकेशंस दे रही है ये सारे छवि की भावना है। अब आप फीचर्स अगर आपको पूछा जाए फ्रेडरिक सोरियोस की पेंटिंग्स की फीचर्स क्या है, तो ये भी आप देख पा रहे हो। इन हिज पेंटिंग फेमस फ्रेंच आर्टिस्ट सोरियो विजुअलाइजेस हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। बार बार ही कह रही हूँ। फीचर 1 में आप देख पा रहे हो, द फर्स्ट प्रिंट क्या है, मैंने पहले भी बता चुकी है, तो मैं इन फीचर 1 की इतनी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। फीचर 2 में क्या है, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उनके हाथ में एनलाइटनमेंट की जो है, मतलब नग्न रूप से एक ज्ञानात्मक जागरूक होने के लिए उनके हाथों में एक टॉर्च है, उनके राइट हैंड में वो है, और दूसरे हाथों में क्या है, टेबुला एंड साटा। मैंने कह दिया था जो चार्टर ऑफ द राइट्स होता है उन लेफ्ट हैंड में है। और
इस प्रकार के। तो फीचर्स सी में क्या है, पीपल आर ग्रुप्ड आर डिस्टिंक्ट नेशन, अलग अलग नेशंस दिख रहा है। मतलब मैं जिस प्रकार से हम क्या कह रहे थे कि 26 जैन इंडिया में जो होते हैं टैब्लो वगैरह होते हैं बहुत सारे प्रोविंस के, अलग अलग प्रोविंस के अलग अलग तरीके के, तो वैसे ही बहुत से देशों के लोग अपने देश की ध्वजा, नेशनल कॉस्ट्यूम्स वगैरह पहनते हुए जा रहे हैं। तो नेशन स्टेट की भावना दिख रहा है। तो फीचर 4 में क्या है, ऑन द अर्थ लाई द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ द एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। और नीचे तो आप लोग देखो, अगर पिक्चर्स में जाओगे, इमेज में जाओगे, तो इमेज में बहुत बारीकी से आप देख पाओगे। यहाँ पर अगर ऐड किया जाएगा तो बारीकी से आप लोग देख पाओगे, यहाँ पर कुछ रिमेन्स वगैरह हैं किसकी, राजा की, मुकुट वुकुट वगैरह जो सिंबल्स वगैरह वो सब नीचे गिरा हुआ है। मतलब मोनार्की खत्म हुई, अब सिटीजन्स का ही क्षमता दिख रहा है। अब देखो क्वेश्चन 11 में क्या है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द सिविल कोड ऑफ 1804। मतलब नेपोलियनिक कोड भी इसे कहा जाता है। तो उनके उसका जो फीचर्स क्या था और किन्होंने उनको डिज़ाइन किए थे, वो डिज़ाइन इस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी बैठेंगे। तो देखो यहाँ पर द सिविल कोड जो है या नेपोलियनिक कोड है 1804 का, उनको इंट्रोड्यूस किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं, मतलब आप इसे क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, कुछ एडवांटेजेस लिखिए। तो फीचर्स में अच्छी जो फीचर्स होते हैं तो उनमें क्या है, एबोलिशमेंट ऑफ फ्यूडल सिस्टम जो था, मतलब बहुत पुरानी, या जो सर्फडॉम सिस्टम्स थे या मैनोरियल जो ड्यूज वगैरह थे उनको हटाया दिया गया था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो सबके लिए एक तरीके का आइन लागू किया गया, इक्वालिटी आया था। तो एबोलिशमेंट ऑफ 3 में क्या है, एबोलिशमेंट ऑफ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। मतलब जन्म से, मतलब क्या था, जो होता था एक राजा का बेटा राजा बनता था, जो एरिस्टोक्रेट है उसका बेटा एरिस्टोक्रेट, ऐसा नहीं होगा अब से, ठीक है। उनकी एजुकेशन देखते हुए, उनकी जन्म पूंजी को देखते हुए उनको प्रिविलेजेस नहीं मिलेगी अब से। 4 में क्या था, इनेक्टमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट भी लागू किया गया था। बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे टाउन की गिल्ड्स में, उनको एलिमिनेट किया गया। इम्प्रूव किया गया था ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम को, ठीक है। बेटर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम्स को पॉपुलराइज किया गया। अब आते हैं बाद डिसएडवांटेजेस जो है। तो व्हाट इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ नेपोलियनिक कोड। मतलब उन्होंने तो इनिशियल जो एंथुसियाज्म था वो बहुत ही बेहतर थे, अब जाके यहाँ पर जो बाहर के देशों के लोग थे, ठीक है, मतलब जहाँ पर जाके बाहर के देश, मतलब जो जहाँ पर जाके नेपोलियन बहुत सी प्रदेशों में अपना जो क्षमता है वो दिखा रहे थे, खुद की कब्ज़े में ला रहे थे। तो वहाँ पे तो बहुत ही सिचुएशंस ख़राब थे। तो साथ ही साथ अपने देशों में भी कुछ इंटरवेंशन इन पॉलिटिकल फ्रीडम में दिखा गया था, इंटरवेंशन, सप्रेशन, मतलब सेंसरशिप लागू किए गए थे, स्पीच में, पब्लिक कम्युनिकेशंस में, जो न्यूज़ वगैरह थे उनमें टैक्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया गया था। ओके, साथ ही साथ देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शंस, मतलब फोर्सफुली लोगों को आर्मी में ज्वाइन किए जाते थे, जो यूज़ वगैरह होते थे कि पूरे यूरोप को मतलब हासिल करने के लिए। अगर आप लोग ज़रूर ये काम कीजिए। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।